अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे फ़रहीन ने भेजी है। ये उनका असली नाम है, कराची से उनका ताल्लुक़ है और जो वाक़यात उनके साथ पेश आए, इस्लामाबाद का सेक्टर है G10-3। रेयर लोकेशन है जो मैं आपको बताई है अभी, G10-3 इस्लामाबाद का सेक्टर, और उनका नाम भी फ़रहीन जो है वो रियल है। फ़रहीन कहती हैं कि जब मैं छोटी सी थी, कहानी तकरीबन आज से 25 साल पुरानी है। बहुत सारे लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत पैदा की होती है कि बचपन से ही अपनी उन सलाहियत का उनको एहसास हो जाता है। मैं अपनी बात करूं, मिसाल के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब मैं छोटा था, मेरी अट्रैक्शन थी जिन्नात के साथ। जिन, भूत, हॉरर मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जिन का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता था। कब्रिस्तान में रात को अकेले जाता हुआ अच्छा लगता था। डर भी लगता था, लेकिन मैं जिन्नात की तरफ बढ़ता भी था। इसके बावजूद कि मैं अंदर से कांप रहा होता था, फिर भी आगे बढ़ता रहता था। मैं देखूं तो सही, मैं देखूं तो सही, मैं देखूं तो सही। अभी कुछ दिन पहले शायद मैंने कल जिनकी कहानी सुनाई है, दुबई में हैं, जिनकी दीवार गिर जाती थी, वो मुझे एंड में कह रहे थे आप मुझे सिखा दें अमलियात, मैं भी ये अमलियात करना चाहता हूँ, रूहानियत करना चाहता हूँ। तो मैं तो जुमे वाले दिन बैठ के मुसलसल सबको सिखा रहा हूँ। हर वो काम जो आप खुद से करना चाहते हैं, किसी के पास आपको जाना ना पड़े, आप सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती। ये मेरा छोटा सा घर है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ मैं बहुत कुछ देखता हूँ। शायद इतना आप वज़ाइफ कर लेते हैं कि आपकी आंखें बहुत कुछ देखना शुरू करती है। राज मैं एक प्रोग्राम करता था, दिल से करता था, यकीन मानिए अब भी करता हूँ। दिल उठ गया है उस प्रोग्राम से। बहुत सारे घोस्ट हंटर इतने बड़े बड़े बन के आ गए, इतना कुछ इंटरटेनमेंट डाल दी गई, घोस्ट हंटिंग करने को दिल नहीं चाहता टीवी के लिए। वैसे अब भी मैं जाता हूँ, अब भी करता हूँ। ख्वाहिश है इंटरनेशनल घोस्ट हंटर के साथ भी जाके दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड, खौफनाक से खौफनाक जगह पे खड़े होकर भी अकेला भी प्रोग्राम करना पड़ा करूँगा। लेकिन मैं पाकिस्तान के घोस्ट हंटर से हार गया हूँ। वो बहुत बड़े बड़े घोस्ट हंटर हैं, शायद मैं उनका मुकाबला नहीं कर सका। एक ऐसा कंपटीशन चल पड़ा कि मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जिन दिखाएं, जिन दिखाएं, जिन दिखाएं। तो मैं खुद परेशान हो गया। लोगों ने इतने जिन दिखा दिए कि मुझे अब जिन दिखाना पड़ेगा तो लोग मुझे देखेंगे, तो इससे बेहतर मैं इसको छोड़ ही दूँ, इस प्रोग्राम को। खैर, घर में भी बाहर भी जब मैं निकलता हूँ, ये राज की बात बताने जा रहा हूँ आपको। तो एक ना नज़र आने वाली जो चीज़ें हैं जिनको आम इंसान नहीं देख सकता, मैं इनको देखता हूँ। अब मैं खुद चाहता हूँ मेरे सामने ये ना आए, मैं इनको ना देख सकूँ, लेकिन ये मुझे नज़र आती है। आप लोग सोच नहीं सकते। पर ये एक और टॉपिक शुरू हो जाएगा। कहानी की तरफ आते हैं तो उनको भी अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी थी कि वो कहते हैं जहाँ ऐसी जगह होती थी, मुझे वहाँ पे खुद ब खुद महसूस हो जाता था यहाँ पे कुछ है, वाइब्स आती थी उनको। उन्होंने कहा आप उसको इस अंदाज में, इन लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मुझे लगता था यहाँ पे रोशनी होने के बावजूद अंधेरा अंधेरा सा है, तो मैं समझ जाती थी यहाँ पे कुछ है। और ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने, इसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंसान के अंदर सलाहियतें दी होती हैं जिसका उसको पता होता है। तो फ़रहीन को भी बचपन से ही एहसास हो जाता था यहाँ कुछ ना कुछ है, कोई एनर्जी है, कुछ है। फ़रहीन से बड़ी एक बहन थी, दूसरा नंबर फ़रहीन का था। फ़रहीन से छोटा एक भाई था जिसका नाम, रियल नाम ही है। मैं उनको अभी ऑनलाइन मुझे नज़र आई थी तो मैंने उनको मैसेज भी किया, वॉइस मैसेज भी, कि शायद अगर वो बात कर सकें इस वक्त तो बात कर लेनी, तो वॉइस मैसेज में बात कर लेनी, तो टेक्स्ट में ही जवाब दे सकें। फ़ीमेल के लिए रात को लेट नाइट इशूज़ होता है, तो शायद वो देख नहीं सकी मेरा मैसेज, वरना 2-3 चीज़ें मैंने उनसे पूछनी थी। आपका नाम, भाई का नाम रियल ही बताना है और चीज़ें भी। तो उन्होंने खुद से भी नहीं लिखा, वरना आप लोग मेंशन कर दिया करें, जितने लोग भी मुझे कहानी भेजते हैं, कि आपका नाम रियल ही बताऊं, लोकेशन भी रियल बतानी है या फ़र्ज़ी रखनी है। जिस तरह G10-3 मैंने रियल ही बता दिया। अब उनसे पूछना था, मेरे ख्याल में बताने में हर्ज नहीं है, क्योंकि वो किसी के घर गए थे। उनका कहना ये है कि आपने एक कहानी सुनाई थी इस्लामाबाद, कहानी नहीं सुनाई थी, एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी कि इस्लामाबाद के फ़लाँ फ़लाँ सेक्टर के ऊपर जिन्नात का कब्ज़ा।
मुख्तलिफ़ घरों के अंदर जिनात की मुख्तलिफ़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उसकी कंप्लेन की है। तो वो कहती हैं मैं अगर जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है जिससे मैं इन चीज़ों को महसूस कर सकती हूँ, इन चीज़ों से मुराद जहाँ पे इस तरह की एनर्जी हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा, मुझे पता लग जाता है कि ये हॉन्टेड है। तो मुझे तो पूरा ही इस्लामाबाद हॉन्टेड लगता है और G10-3 तो पूरा ही मुझे लगता है जिनात से भरा हुआ है। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ व शादाब है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पे जिन्नात रहते हैं और जब पहाड़ों पे जिन्नात का बसेरा होता है तो इंसानी आबादी की तरफ भी वो रुख करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर इस्लामाबाद में बने हैं वहाँ पे पहले जंगलात थे, दरख्त थे, वीराना था, वहाँ पे उनका बसेरा था। जो आबाद हो चुके हैं, जिन जिन्नात के आबाओ अजदाद एक जगह पे रह रहे हैं, नस्ल दल नस्ल वो पहाड़ों पे रहते हुए आ रहे थे। जब इंसान उन पहाड़ों को साफ़ किया, दरख्तों को काट दिया, तो वो उनका एक आबाई घर था, ठिकाना था, नस्ल दर नस्ल। तो फिर वहीं उन्हीं सेक्टर्स में ही वो आबाद हो जाते हैं। स्पेशल आबाद होने के लिए नहीं आते। आपने कोई ना कोई दरख्त की सूरत में, किसी सूरत में उनका ठिकाना था जो आपने ख़त्म किया होता है, तभी वो फिर जिन्नात उन घरों पे कब्जा करते हैं या छुप के उन घरों में रहते हैं या अपना आप महसूस भी करा देते हैं। वाक़या 25 साल पुराना है। वो कहते हैं अब्बू बैंक में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाली थी, हम लोग बहुत खुश थे, सब कुछ खुदा का दिया हमारे पास था। वहीं पे एक हमारी फुप्पो थी, छुट्टियां हमारी गर्मियों की हो चुकी थी, जून जुलाई की, तो वो नॉर्दर्न एरिया जा रही थी। उन्होंने कहा तुम लोगों की भी छुट्टियां हैं तो तुम लोग भी साथ चलो, पहले इस्लामाबाद में कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद फिर आगे। फुप्पो ने इनके वालिद से बात की तो वो हार्ट पेशेंट थे, ड्राइविंग नहीं कर सकते थे, पहाड़ी रास्ता और ऐसी जगहों पे जाना उनके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, इन बच्चों की छुट्टियां हैं, बिल्कुल इनको लेके जाएं, साथ ये एंजॉय कर सकें। यूँ हमने तैयारी की और खुशी खुशी रवाना हो गए। अब जो हमारा सफ़र था पहले इस्लामाबाद था, यानी पहले हमने इस्लामाबाद रुकना था, कुछ दिन वहीं गुजारने थे, फिर उसके बाद आगे जाना था। फरहीन, मैं आपको एक बात बता दूं, रिश्तों के मामले में मुझे कख भी नहीं याद रहता। मामू की बेटी, ताए की चाची, खाला की नौन, ये रिश्ते मुझे कभी आज तक ज़िंदगी में समझ नहीं आए। इस मामले में मैं बिल्कुल कोरा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसलिए मोटी मोटी बात कर दूँगा। आपने तो इतने डिटेल से रिश्ते बताए हैं, मेरी चाचा की, खाले की, ताई की, बुआ की, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, मुझे नहीं याद थे। मैं तो एक लफ्ज़ कहता हूँ बस, कज़न है, रिश्ते में आ गया, मुलेर है, मसेर है, फ़लाँ है, फ़लाँ, नो सॉरी। तो वो कहती हैं जो हमारी फुप्पो थी उन्होंने एक अपने मामू की तरफ रहना था, हम एज जो लोग थे उनके वहाँ पे, और हमने जो इनके वालिद साहब के चचा थे उनकी तरफ जाके रहना था। उसकी रीज़न ये है, जब उनको पता लगा था कि बच्चे भी आ रहे हैं तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बिल कैसे ऑन रहेगी, पहले ही कह दिया था, नहीं ये नहीं है कि बच्चे हमारी तरफ ही आके रहेंगे। सो सफ़र रवाना हुआ और जब हमारा सफ़र इस्लामाबाद में ख़त्म हुआ, जी मैंने इसको बंद कर दिया, जब हमारा सफ़र इस्लामाबाद में ख़त्म हुआ तो हम अपनी, मैं कहती हूँ उनको दादू कहती हूँ, जो वालिद साहब के भी चचा हैं, यानी इनके वालिद साहब के जो वालिद थे उनके भाई, बस इतना याद कर सकूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो चाचा थे, उनके थे वालिद साहब के, तो ये उनको दादू कहती थी। उनके घर पहुँचे, ये एक बड़ा सा घर था, काफ़ी बड़ा डबल स्टोरी घर था, बहुत बड़ा इसका लॉन था, और लॉन के अंदर एक लोहे का बहुत बड़ा झूला रखा हुआ था। झूले का भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यकीनन जिस तरह ये लकड़ी का झूला है, इसी तरह लोहे का एक बहुत बड़ा वज़नी सा झूला था। वो इस तरह का झूला था कि अगर आप उस पर बैठ गए हैं तो पीछे से आपको कोई, ये तो बिल्कुल लाइट्स है, जिस तरह मैं ऐसे हिलता रहता हूँ, काम करता हूँ अक्सर, इस पर बैठा रहता हूँ, तो इस पर इस तरह हिलता रहता। तो वो कहती हैं वो जो इस तरह का भारी था उस पर अगर आप बैठते थे तो पीछे से किसी को धक्का देना पड़ता था, खुद से इतना ज़्यादा वो हिलता नहीं था। उन्हें बहुत जोशो खरोश के साथ हमें वेलकम किया, हम घर में दाखिल हुए। काफ़ी खूबसूरत घर था, काफ़ी बड़ा घर था, और हमारे लिए जिस कमरे का एहतमाम किया गया वो ऊपर वाले पोर्शन में एक खाली कमरा था जो हमारे हवाले किया गया, जिस पे हमने ना सिर्फ अपना सामान रखा, हम 3 लोग थे, बड़ी बहन,
फरहीन और उनका छोटा भाई अब्बास, मोहम्मद अब्बास। गर्मियों के दिन थे, हम लोग सोने के लिए जो हमारा तैयारी की गई वो ये था कि रात को ड्राइंग रूम के अंदर ही गपशप भी हुआ करेगी और वहीं पे ही 2 फूफियाँ भी और ये तीनों भी वहीं से पे सो जाया करेंगे। बाकी जो कमरा था वो इनके पास, वो कहते हम उस पर सोते इसलिए नहीं थे कि वो वहाँ पे ऊपर ज़रा गर्मी होती थी तो हम नीचे सो जाते थे। उन्होंने हमारी बहुत आओ भगत की, हम लोग भी उनसे मिलके बहुत खुश हुए। मौसम बहुत अच्छा था। कराची का वेदर एक और तरह का मौसम है, समंदरी हवाएं चलती हैं। इस्लामाबाद की गर्मी और इस्लामाबाद का मौसम जब बहुत अच्छा होता है तो बहुत ज़बरदस्त होता है, और जब गर्मी पड़ती है तो बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। हम उस झूले पे जाके शाम को बैठे, जब फारिग हुए तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन झूले पे आप बैठ जाते थे, लेकिन पीछे किसी को कहना पड़ता थोड़ा सा झूला ही दे दो, तो कोई झूला देता था तो तब हमें मज़ा आता था। खुद से वो हिलता नहीं था। 1-2 दिन इस तरह गपशप में गुजारते, पता ही नहीं लगा। जो फूफो थी ऊपर, जब भी हम काम कर रहे होते, इस्त्री वगैरह करनी होती थी या कोई अपने काम करने होते थे, तो हमारे लिए ऊपर चाय लेके आ जाती थी। ये शायद दूसरा दिन था, थकावट हमारी सफ़र की ख़त्म हो चुकी थी। हम लेटे हुए थे कि खाला सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर आई, जाग चुके थे ऑलमोस्ट, तो देखा उनके हाथ में चाय थी। तो हमने कहा ये क्यों आपने तकलीफ़ की, आप हमें कह देते ना पप्पो, हम नीचे आ जाते, हम नीचे आके पी लेते। उसने कहा नहीं नहीं बच्चे, आप यहीं पे चाय पियो। चाय वगैरह पी, एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन अब वो जब भी ऊपर की तरफ होती अपने कमरे में दिन के टाइम पे, तो खाला अक्सर ऊपर आ जाती या आवाज़ दे के बुला लेती। हम तीनों कमरे में थे कि खाला के नीचे से बुलाने की आवाज़ आई। खाला बुला रही थी तो बड़ी बहन ने कहा रुको 1 मिनट मैं देखती हूँ। फूफो, मैं खाला लफ्ज़ कह रहा हूँ, फूफो थी, फूफो खाला जो भी रिश्ता कहते हैं। तो वो नीचे कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियों की तरफ गई। यकीनन वो सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे खड़े होकर, इंसान जब ऊपर किसी को आवाज़ देता है ना, तो जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी होती है वहीं खड़े होकर आवाज़ देता है, बंदा बाहर निकल के आ जाता है। तो बड़ी बहन निकल के कमरे से बाहर सीढ़ियों के ऊपर वाले सिरे पे आके खड़ी हुई और नीचे देखा कि खाला कहाँ खड़ी है, तो खाला नहीं खड़ी थी। वो समझ गई खाला आवाज़ दे के पीछे की तरफ चली गई। वो सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे चली गई और जाके देखा तो पता लगा सब अपने अपने रूम्स में हैं, खाला वहाँ पे नहीं है। कुछ देर वो वहाँ पे रही और उसके बाद ऊपर आ गई। तो उसने पूछा फरीद ने क्या हुआ, उन्होंने कहा मेरे ख्याल में खाला अंदर चली गई, उन्होंने आवाज़ दी थी और अंदर चली गई। नॉर्मल सी बात थी। नेक्स्ट डे फिर इस तरह वो कहते हैं हम इस्त्री कर रहे थे कि खाला सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आवाज़ आई। खाले जब भी, वो फूफो लफ्ज़ मेरे मुंह से खाला है तो मैं खाला ही कहता हूँ, वो कहते खाला जब भी सीढ़ियाँ चढ़ती थी ऊपर, तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने की एक क्लियर आवाज़ आती थी। तो उनके सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आ गई तो उसने बहन से मुखातिब होकर कहा यार खाला आ रही हैं, उनसे चाय पकड़ लो, वो फिर चाय ला रही होंगी। तीनों ने, दोनों बहनों ने भी और अब्बास ने भी आवाज़ सुनी थी और उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही सीढ़ियों की तरफ गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो वापस आई, वापस कमरे में आके बहन से कहा सीढ़ियों में तो कोई भी नहीं है। तो बहन ने कहा ये कैसे हो सकता है, क्लियर आवाज़ आई है। अब्बास ने कहा मैंने भी सुनी है, खाला ऊपर आ रही थी चलने के लिए। उन्होंने कहा कोई भी नहीं है। उसी रात बैठे हुए उन्होंने खाला से पूछा आप ऊपर आई थी आज? उन्होंने कहा नहीं। किसी और कोई ऊपर आया हो उस वक्त? उन्होंने कहा नहीं। कल आपने इस तरह की आवाज़ दी थी नीचे? उन्होंने कहा नहीं मैंने कोई आवाज़ नहीं दी। और उनका रवैया इस तरह का था जैसे बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई आवाज़ नहीं दी, बच्चे हैं, पता नहीं उनको इस तरह का महसूस हुआ। ये 2 वाक़यात ऐसे थे जिसमें एक दफ़ा खाला ने आवाज़ दी थी और दूसरी दफ़ा खाला ऊपर चढ़ के भी आई थी, लेकिन खाला ने कहा मैं तो आई ही नहीं। अब तकरीबन इन 4-5 दिनों के अंदर जितने दिन वो वहाँ पे रहे, ये मामूल था। कोई आवाज़ देता था और वो आवाज़ पे कहती जी खाला या नाम लेके जी फूफो, और जाती देखती तो वहाँ पे कोई नहीं होता। शायद मैं अपनी एक पहली भी पुरानी कहानी में कह चुका हूँ, इस घर में भी ये बात बहुत ज़्यादा है। मैं रूम में बैठा हूँ तो मुझे लगेगा मैं सिर्फ अपने रूम से निकल के मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ। मेरा अपना एक ऐसा रूम है जिसमें मैंने रूहानियत का काम करना होता है, लोगों के जो सवाल जवाब आए होते हैं, वज़ाइफ वो भी सारे करने होते हैं। और दूसरी जगह पे एक और सेटअप है, उसमें मैं छोटा सा एडिटिंग रूम लगाया हुआ है जिसमें मशीनों पे बैठ के मैं एडिटिंग करता हूँ। तो मैं सिस्टम पे बैठा होता हूँ, सामने दरवाज़ा होता है, अक्सर मुझे नज़र आता है कि वाइफ किसी काम से बाहर निकली हैं। तो रात सारी मैं भी जागता हूँ, वो भी काम करती हैं।
तो मैं उठ के बाहर आ जाता हूँ कि चलो यार ज़रा गपशप ही कर लेते हैं। हमारा इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ गपशप भी रहती है। इधर उधर जो मैं एकदम देखता हूँ, यकीन मानिए खुदा जानता है, मैं मेरी वाइफ कमरे में होती है, उनको मैं कहता हूँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इधर नहीं आ रही, ये नज़र आ रहा होता है एक्टिविटी कोई गुजरा है, ये हुआ है। लेकिन ये बुरी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें, नेक चीज़ों को आप नहीं निकालें तो बेहतर होता है। मैं उठ के बाहर आ जाता हूँ देखने के लिए, पूछने के लिए कि यार हाँ क्या हुआ, ये बात फलां बात, तो वो देखता हूँ कोई भी नहीं है। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है वो बाहर निकला हूँ तो मिसेस सामने नज़र आई जाती हुई, तो मैंने कहा यार कोई ये फ्रिज से कोई चीज़ लेने जा रही है। कोई 2 टाइम मैं खाना खाता हूँ, एक नाश्ता होता है और एक रात का होता है, तीसरे टाइम नहीं होता। तो रात इस वक्त 3-4 बजे रात को काम करते हुए मुझे भूख लगती है, तो फ्रूट्स वगैरह, अंगूर है, जो पानी फल है, सेब है, कुछ इस तरह के फ्रूट्स साथ साथ मैं खाता रहता हूँ। तो जब उसको उठता हुआ देखता हूँ तो मैं भी पीछे आ जाता हूँ, किससे पूछूँ यार कहाँ जा रही हो, मेरे लिए भी फ्रिज से ये चीज़ लेती हो। तो मैं पीछे आया तो देखा वो नहीं है, तो मैं इधर देखा उधर देखा, कमरे का देखा, दरवाज़ा बंद है, डोर खोला तो अंदर वो बेड पे बैठी हुई है। मैंने कहा यार आप अभी बाहर आई थी? कह रही है नहीं। कितनी देर हो गई? उसने कहा तो मुझे तो 1.5-2 घंटे हो गए, मैं तो बाहर नहीं निकली, रूम में बैठी हूँ, बाहर गर्मी इतनी है। तो मैंने कहा अभी तो आप बाहर ही थे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आई। इसके अलावा जो वाक़या होता है वो उनके साथ भी जो हो रहा था वो ये होता था, एकदम से मुझे उन्होंने आवाज़ दी एमजी, और मैंने कहा हाँ, और देखा वो सामने नहीं है। तो फिर करीब गया हूँ जहाँ पे वो होती, हाँ बुलाया। कहती मैंने तो कोई आवाज़ नहीं थी। तो मजाक में कहती कि आपके कान बहुत बजते हैं, कान साफ़ किया करें। मैं इस तरह बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, मुझे आके कहेगी हाँ क्या हुआ? मैं कहता हूँ क्या मतलब, अभी आपने बुलाया है? मैं कहा मैंने तो यार नहीं बुलाया, आपने मुझे आवाज़ दी है, आपने मेरा नाम लेके पुकारा आलिया, मैंने कहा मुझे बुला रहा है तो मैं आ गया हूँ, अब आप कह रहे नहीं। तो ये कई दफ़ा होता है, ये कई दफ़ा, अभी भी कई दफ़ा होता है, मुसलसल होता है। वो मुझे बुलाएंगी, एमजी कहेंगी और मैं जवाब दूंगा तो वो कह देंगी मैंने नहीं बुलाया, और वो मुझे कहती कि तुमने मुझे बुलाया। ये बहुत ज़्यादा होता है। वो नज़र आती हैं बाकायदा, कई दफ़ा वो नज़र आई है, यहाँ से गुजर रही है और मैं बाहर निकला हूँ तो वो कह रही है मैं ठीक ही नहीं, कोई और था, उसी के लिए मैं जब बाहर जाता हूँ तो यहाँ तक होता है। वो डरी होती है, मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ, तो कह रही मैंने इस दफ़ा भी मैं जब गया हुआ था तो मैंने कहा कोई डर तो नहीं लगा? कह रही है नहीं, लेकिन बहरहाल छोड़ दे इस बात को। खैर मैं उस कहानी की तरफ आता हूँ क्योंकि बुरी बात मैं बताने लगा था, ये भी खौफनाक बात है, लोग डर जाएंगे, लेकिन हमारे लिए एक नॉर्मल बात है, हम डरते नहीं हैं। अच्छी चीज़ें हैं घर में, बुरी चीज़ें नहीं हैं। लोग फिर मुझे कहते हैं जी आपके घर में चीज़ें क्यों हैं? इसलिए कि अच्छी चीज़ें तो हर घर में होनी चाहिए, नेक चीज़ें, उनके बच्चे भी हैं फिरते हैं, इट्स ओके, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, कभी तंग नहीं किया, कभी कुछ गलत नहीं किया। हाँ हिफाजत ज़रूर करते हैं इस घर के। तो उनके साथ भी यही हो रहा था, आवाज़ें आ रही थी, कोई आ रहा था लेकिन था कोई नहीं, तो उनको इतना अंदाज़ा हो गया था कि कोई गड़बड़ चल रही है। कहती हैं एक दिन रात का टाइम था तो हम लोग टेरेस में बैठे हुए थे, गर्मी थी, मामू उनको एक कहती थी, वो साथ बैठे हुए थे, बड़ी बहन भी, फरहीन भी, छोटा भाई अब्बास भी, मामू भी, और बैठे बातें कर रहे थे। तो वहीं पे साथ वाली जो दीवार थी, यानी जो हमसायों की दीवार थी, उन्होंने पपी, एक कुत्ता छोटा सा पाला हुआ था, वो मुसलसल भौंक रहा था और इतना ज़्यादा भौंक रहा था, कहते हम लोग परेशान हो गए कि इतना ज़्यादा क्यों भौंके जा रहा है बातों बातों में। मैंने मामू को भी, मामू पपी को क्या हुआ है, इतना क्यों भौंक रहा है? उन्हें कुत्ता है, जानवर है, वैसे भौंक रहा होगा। खैर वो अपनी फिर बातें करना शुरू हो गया, लेकिन कुछ देर और गुजर गई और उसका भौंकना बंद ना हुआ तो वो परेशान हो गया। कहा मामू लगता नहीं आपको ये बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, लगता है किसी मसले में, कोई परेशानी में, इसको क्या हुआ है? तो कहते उसी वक्त एक आवाज़ आई, जैसे लोहे का वो झूला था ना, जब आप झूलते थे ज़रा ज़ोर से तो वो लोहे के अंदर से चा चा एक चर की आवाज़ आती है, तो उस तरह की आवाज़ आई। और जैसे ही वो कहते मेरे कान भी इस मामले में सेंसिटिव हैं, जिस तरह मैं राज करता हूँ मेरे कान भी बहुत सेंसिटिव है, आपको जब इस तरह की इशारे मिलते हैं तो आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो फिर इन सेंसिटिव थी इन मामलात में। तो कह रही मुझे एक आवाज़ आई झूले के अंदर से, जैसे झूला कोई ले रहा है, तो चा 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 इस तरह की आवाज़ इसके अंदर से नहीं आती। तो कहती मैं एकदम से उठी और मैंने नीचे झांक के देखा, टेरेस से लॉन के अंदर मेरी निगाह सामने पड़ भी रही थी, मैंने देखा वो जो झूला है वो खुद ख्वाह खुद इस अंदाज में हिल रहा है कि कोई उस पर जैसे बैठा झूला ले रहा हो। अब वो तो इतना वजनी झूला था कि जब हम भी बैठते थे पीछे से किसी को झूला देना पड़ता था, धक्का देना पड़ता था, पुश करना पड़ता था। अभी हवा भी नहीं चल रही थी और वो झूला खुद ब खुद इस तरह हिल रहा था रात के इस पहर कि उधर से कुत्ता मुसलसल जो साथ वाली दीवार में था भौंकी जा रहा था, जिससे हम लोग चौंक गए थे कि इसको क्या हुआ है। और इधर जब झूलने को मैंने देख लिया कि झूला इस तरह झूल रहा है, तो मैंने मामू से कहा मामू वो देखें क्या हुआ। मैंने कहा नीचे देखे झूले में, और उनकी जैसे ही निगाह पड़ी उन्होंने देखा झूला इस तरह खुद ब खुद हिल रहा है।
तो उन्होंने सवाल किया फरीद ने, मामू हवा तो चल नहीं रही, तो ये झूला खुद ब खुद, क्योंकि कुछ देर वो बैठे, वो खुद भी देखते रहे गौर से झूले को। तो उसने पूछा, मामू ये झूला जो खुद ब खुद हिल रहा है, ये तो खुद से हिलता नहीं है, भारी है, वजनी है, और इस वक्त हवा भी नहीं चल रही, तो ये कैसे खुद ब खुद चल रहा है? मामू ने कहा, नहीं नहीं, ये कोई ऐसे नहीं है, पता नहीं हो गया होगा, चलो उठो अब सोते हैं, नींद आ रही है अभी, चलो अब चलो चलते हैं। उन्होंने फौरी तौर पे बच्चों को सोने के लिए कहा और वहां से उठ गए। अब क्योंकि ये सारे नीचे ड्राइंग रूम में ही सोते थे, ये तीनों बच्चे और 2 फूफियाँ उनकी, तो ये जाके तीनों अपने ड्राइंग रूम पे लेट गए। डाइनिंग हॉल थी, डाइनिंग टेबल जहाँ पे लगी हुई थी, एक डाइनिंग हॉल था, वो सेपरेट था, और इधर ड्राइंग रूम था, लेकिन बीच में इकट्ठा ही था। तो वो बिल्कुल कोने पे, जो डाइनिंग हॉल था उसके कोने पे फ्रिज रखा हुआ था। बिल्कुल दीवार के साथ 2 फूफियाँ सोई हुई थी, उनके साथ बहन सोई हुई थी, दरमियान में भाई सोया हुआ था अब्बास, और आखिर पे फरहीन सोई हुई थी। कुछ देर सारे इस तरह चुप लेटे रहे, और थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता सबको नींद आ गई। फरहीन कहती है कि लेकिन मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी कि वो ऊपर जो मैंने देखा झूला खुद ब खुद कैसे झूला हिल रहा था, और कुत्ता भी मुसलसल बोले जा रहा था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, बहुत सारी इस तरह की मुझे इशारे भी मिल रहे हैं। फूफो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आती हैं, ऊपर कोई भी नहीं होता, आवाज़ भी आती है, और आज तो क्लियर इस तरह झूला झूल रहा था, ये क्या है? वो ये कहती है, मैं बातें मुसलसल सोच रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कि काफ़ी देर हो गई, सब सो चुके थे, कि मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई पाँव घसीट के चलता है, ऐसे किसी के चलने की आवाज़ आई। वो अपना पाँव घसीट के चल रहा था। मैं कुछ देर खामोश रही, क्या मेरा वहम है सोचते हुए, मेरा दिमाग उधर झूले की तरफ उलझा हुआ था। तो अभी मैंने जो आवाज़ सुनी है, क्लियर आवाज़ है या मेरा वहम है? तो फिर मैंने दोबारा से खामोशी के साथ, कान जो मेरे बिल्कुल अलर्ट थे, आंखें तो बंद थीं, आवाज़ को सुनने की कोशिश की, तो क्लियर आवाज़ आई, हाँ यहाँ पे कोई है जो लंगड़ा के चल रहा है। आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, उसके चलने की, लंगड़ा के चलने की आवाज़ थी। तो मैंने कहा, घर में तो कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो लंगड़ा के चलता हो। जिनको मैं दादू बोलती थी, मेरे वाले साहब के जो चचा थे, वो भी बिल्कुल सेहतमंद थे, उनका भी कोई ऐसा मसला नहीं था कि वो लंगड़ा के चल सके। तो ये कौन है जो पाँव इस अंदाज में रख रहा है, जो जैसे बकायदा घसीट रहा हो पाँव को? ये ऐसा घसीटने का सिलसिला था जैसे कोई चलता है, एक पाँव टूटा हुआ हो, उसने ज़मीन पे रखा हुआ हो, और उस टूटे हुए पाँव को घसीटे, तो उस घसीटने का जो शोर पैदा होता है, वो शोर पैदा हो रहा था। कहते जब कुछ देर मुसलसल मुझे पाँव घसीटने की आवाज़ आई, तो मैंने उसी वक्त अपना चश्मा उठाया जो मैं लगाती थी, और मैंने चश्मा आँखों पे जैसे ही लगाया, तो बिल्कुल क्लियर मैंने जिस चीज़ को देखा, वो बिल्कुल एक काला साया था, जो बिल्कुल मेरे देखते ही फ्रिज के पीछे छुप गया। वो क्लियर एक ब्लैक शैडो था, जिसको मैंने क्लियर देख लिया था, जो मेरी आंखों के सामने था। जैसे ही मैंने ऐनकें लगाई, शायद वो वहीं पे खड़ा था जो मौजूद था। उसका मुंह, उसकी आंखें, उसका नाक, उसका फेस कुछ भी नहीं था, लेकिन शेप जिस तरह के इंसान की होती है, बिल्कुल इसी तरह का साया था। क्लियर एक साया इंसान का होता है। और फिर वो फ्रिज के पीछे छुप गया। अब फ्रिज के पीछे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे इंसान जा सके, तो यहां पे ये बात भी क्लियर हो गई उनको, ये कोई इंसान नहीं है। अब दूसरा सवाल दिमाग में ये भी पैदा होता है कि हो सकता है घर का कोई बंदा इधर उधर से चला हो, उसका ये शैडो बना हो। तो ऐसा भी नहीं था, वो शैडो इतना गहरा था, जो इंसानों के साए बनते हैं दीवारों पे, वो इस तरह का नहीं था। वो एक बहुत डार्क किस्म का, काला स्याह किस्म का साया था, जैसे लगता था उसका वजूद है, वो साया नहीं है। बहुत काला स्याह इंसान है, लेकिन ऐसा जैसे एक धुआं धुआं सा है। एक प्रोग्राम था मेरा, अंश को एक चुड़ैल घसीट के ले गई थी, कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड हुआ था, अंश ज़मीन पे गिरा था, और अब उसके बाद वो घिसता हुआ, घसीटता हुआ उसको कोई चीज़ लेके गई थी। उससे पहले क्लियर वो एक जिन रिकॉर्ड हुआ था, जो बिल्कुल काला स्याह धुआं धुआं था, डार्क सा धुआं।
उसी तरह का वो एक काला स्याह शेप का, जिस तरह इंसान होता है उस तरह का एक साया सा था, काला स्याह, जो फ्रिज के पीछे हो गया। अब एक बच्ची जो देख लेती है कि काला स्याह साया चला गया है, उससे पहले मुझे घसीटने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई लंगड़ा के पाँव घसीट घसीट के चल रहा है, और अभी वो फ्रिज के पीछे छुप सा गया है, तो वो डर गई। अब शकूक व शुबात कोई भी नहीं बचा था। पहले कुत्ता भौंका, फिर वो झूला हिला, पाँव के घसीटने की फिर आवाज़ आई, और उसके बाद कोई खड़ा था साया, जो उसके बाद फ्रिज के पीछे इस तरह गया कि वो समझ गई इस जगह कोई भी इंसान घुस नहीं सकता, इतनी जगह नहीं है जहाँ पे वो चला गया था। तो कहती है फौरी तौर पे मैंने आंखें बंद कर ली। जिस घर में आते ही मुझे इशारे मिल गए थे कि ये जगह भारी है। रोशनी में भी मुझे अंधेरा अंधेरा महसूस होता था, तो मुझे एहसास हो गया था इस घर में आते ही। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत घर था, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ पे वही जो इशारा मिलता था कि अंधेरा अंधेरा सा महसूस होता था, यहाँ पे कुछ है, वो इस घर में महसूस हो गया था। तो वही शुरू में ही आवाज़ों का आना, सीढ़ियों पे चढ़ना और इस तरह का जो हो रहा था, दरवाज़ों का इस तरह का, समझ आ गया था। आंखें बंद करके वो कह रही है मैं वहीं पे लेटी हुई हूँ और सोच रही हूँ कि ये मैंने अभी किसको देखा है, ये किसका साया था जो फ्रिज के पीछे जाके छुप सा गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि उसी लम्हे बिल्कुल मेरे कान के किसी ने पास आके, जैसे कोई नाक से बोलता है, उसी तरह वो एक औरत की क्लियर आवाज़ थी जो नाक से बोल रही थी, और उसने बिल्कुल मेरे कान के बिल्कुल करीब आके हल्का सा कहा, अब्बास। ये गले से बोला गया है, अब्बास, अम्मास। नाक से अगर बोला जाए तो वो इस अंदाज में थी जैसे कोई नाक से बोलता है, और बिल्कुल हल्के सी आवाज में, अब्बास, अब्बास। जब ये नाम उसके भाई का जो उसके पास लेटा हुआ था पुकारा गया इस अंदाज में कि पुकारने वाली कोई औरत है, और वो बिल्कुल कान के करीब है, तो कोई फुफ्फो तो इस तरह की हरकत कर नहीं सकती कि रात के इस पैर उठ के अब्बास का नाम पुकारे। वो अब्बास को जगाएगी क्यों? और जिस अंदाज में नाम लिया गया था वो नाक से आवाज़ निकाली गई थी, बिल्कुल एक अजीबो गरीब सी आवाज़, इंसानों से मिलती जुलती आवाज़ तो थी, लेकिन क्लियर लगता था ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं है। उस वक्त कहती हैं वो, जैसे ही उस आवाज़ ने मेरे कानों के करीब आके कहा अब्बास, तो मैं इतना डर भी गई, लेकिन फिर भी एक बहन जो अपने भाई से शदीद प्यार करती है, मेरा हाथ फ़ौरन अपने भाई अब्बास की तरफ किया, और उस सोए हुए भाई का हाथ मैंने मजबूती से थाम लिया, इस तरह जैसे कोई इस वक्त करीब है और वो इंसान नहीं है। पहले मैंने उसको छुपता हुआ देखा था, अब वो औरत की आवाज़ में मुसलसल बोल रही है, और मेरे भाई औरत की आवाज़ में उसने क्लियर मेरे भाई का नाम लिया है जो इस वक्त सिरहाने के पास है। और जब उसने अब्बास कहा तो मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद मैं खौफ की वजह से आंखें तो नहीं खोल सकी, क्योंकि ये एहसास था कि इस वक्त तकिए के पास बिल्कुल मेरे सिरहाने, जिस जगह पे हम लोग सर रख के सो रहे हैं, कोई आके बैठा है ज़मीन पे और इस कमरे में मौजूद है। हो सकता है ये वही हो जो पहले बैठी झूला झूल रही थी, फिर इसके लंगड़ाने की, पाँव घसीटने की आवाज़ आई, फिर एक साया जो इसका वजूद था शायद सामने खड़ा था, फ्रिज के पीछे चला गया, और अब बाकायदा तौर पे वो आके कान के करीब बोल रही थी। ऐसे ही खामोशी थी उस घर के अंदर। यकीनन एयर कंडीशन की आवाज़ आ रही थी, एसी चल रहा था, बाकी सो रहे थे, लेकिन वो मासूम बच्ची फरहीन उस वक्त डरी सहमी अपने भाई के हाथ को थामे आंखें बंद किए फौरी तौर पे वो कहती है मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि मेरा जिस्म कांप रहा था, मेरा जिस्म लरज़ रहा था। कोई था जो मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी, क्योंकि वो आवाज़ किसी औरत की आवाज़ थी। कहती
इतनी मैं पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही। भाई का हाथ उस तरह मैंने पकड़े रखा, उसको नहीं छोड़ा। कब पढ़ते 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 उस खौफ के आलम में मुझे आंख लग गई, नींद आ गई, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं सो गई। सुबह हुई, ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। मेरी बड़ी बहन तो बहुत ही छोटे दिल की मालिक थी, मुझे पता था कि इसको बात बताई तो ये बहुत खौफज़दा हो जाएगी, डर जाएगी। लेकिन उसके बाद एक काम मैंने ज़रूर शुरू कर लिया। अब भाई से प्यार तो पहले भी था, अब ये हो गया कि मैं मुसलसल उसके साथ अटैच रहने लगी। अगर उसने वॉशरूम भी, अटैच बात होते हैं कमरों में, उनके भी अटैच बाथरूम था, तो उसने वॉशरूम भी जाना होता था तो मैं कहती थी ठीक है तुम वॉशरूम हो, मैं बाहर बैठी हूँ। तो वो मुझसे आके कहता क्या हो गया है, तुम बाहर क्यों बैठी हो, जाओ अपना काम करो। तो मैं उसको कहती तुम्हें क्या मसला है ना, मैं बैठी हूँ जाओ तुम। वो शावर लेने जाता तो मैं फिर बाहर बैठी होती, वो चिढ़ सा जाता कि क्यों इस तरह कर रही हैं भाई। तो मैं उसको बता नहीं सकती थी कि मैं अंदर से डरी हुई हूँ, मेरे अंदर एक खौफ बना बैठा है, मेरे भाई को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उस औरत ने कलेर मेरे भाई का नाम लिया था। अब वो जहाँ कहीं पे भी जाता तो मैं कोशिश करती वो मेरी आंखों से ओझल ना हो, मेरी आंखों के सामने रहे। लेकिन वो भी चिढ़ने से लगा था, लेकिन उसको एक एहसास था शायद पहला मौका है कि हम अम्मी अब्बू के बग़ैर आए हुए हैं। वरना जब कभी भी कहीं जाते थे अम्मी अब्बू साथ होते थे, तो ये पहला मौका था अम्मी अब्बू साथ नहीं थे। तो शायद इसलिए उसको भी थोड़ा सा एहसास हो गया, माँ बाप की कमी को पूरा करने के लिए बहन जो है ज़्यादा ख्याल रख रही है, तो वो फिर खामोश हो गया। तकरीबन 5-6 दिन के बाद इसी ही घर में जो कमरा हमें दिया गया था, उन्हीं के ही बेटे या क्या उन्होंने बताया वो थे, जो साथ वाली गली में शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने वहाँ पे घर ले लिया था क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी हो गई थी और ऊपर एक ही कमरा था, टेरेस था। तो उन्होंने कहा बेहतर है हम साथ घर में, हमें बड़ा घर चाहिए, तो उन्होंने साथ एक घर ले लिया था। तो उन्होंने हमें कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों को आए हुए, आप हमारे घर क्यों नहीं आते। तो आप हमारे घर आएँ। तो मैं जो कुछ देख चुकी थी, जो कुछ महसूस हो चुका था, तो मैं डरी हुई सी थी। मैंने फ़ौरन कहा हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। और 2-3 दिन रहने के लिए हम उनके घर चले गए। हम उनके जब घर पहुँचे, सॉरी एक बात जो भूल गया, जाने से पहले उन्हें अपनी उन फूफियों से, मामू से ऐसे सरसरी सा पूछा, मामू आपको यहाँ महसूस होता है कुछ है, कोई चीज़, कभी कोई आवाज़ देता है, ऐसे लगता है सीढ़ी से कोई चढ़ के आ रहा है। उस दिन झूले पे भी आपको लगा था ना कोई बैठा झूला झूल रहा था। तो उन्होंने बिल्कुल इस अंदाज में जवाब दिया, हैं झूला पे झूल रहा था, वो तो वैसे हिल गया होगा हवा से, बाकी कौन सीढ़ियों में आता है, किस तरह आवाज़ आती है। जैसे उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारा वहम है, ऐसा इस घर में कुछ भी नहीं है, जो भी तुम्हें एक्टिविटी महसूस हुई है तुम्हारा वहम हो सकता है। हमें इस घर में रहते हुए इतना अरसा हो गया, कभी किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। या तो वो बताना नहीं चाह रही थी कि बच्चे हैं डर ना जाएं, या वो छुपाना चाह रही थी इसलिए मुकर ही गई कि नहीं ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और जब हम उस घर में पहुंचे, जो दूसरा घर था गली में साथ, तो वहाँ पे जिनके पास ये कमरा था, जो अब हमारे पास था, जहाँ पे हम रह रहे थे, वहाँ जब हम उनके घर गए तो वहाँ पे जो खातून रहती थी उनसे हमने पूछा, आप उस कमरे में रहती हैं, आपको भी कभी कुछ महसूस हुआ। ये सवाल उनसे करना था तो लगता था जैसे वो फटने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कुछ हुआ, ये पूछो वहाँ पे क्या कुछ महसूस नहीं हुआ। उस घर में कोई एक चीज़ है, उस घर में तो चीज़ें ऐसे फिरती हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसके बाद सिर्फ अभी ये सवाल पूछा था पुप्पो लोगों से जिनके हम घर में रह रहे थे, उनसे ये पूछा था ना कि आपको सीढ़ी से चलने की आवाज़, बुलाने की आवाज़, फलां 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 एक्सप्लेन करके पूछा था। तो उन्होंने कहा था नहीं कुछ भी नहीं। इनसे सिर्फ इतना पूछा था आपको कोई आवाज़, आपको कुछ इस घर में महसूस होता है। तो उन्होंने कहा महसूस, ऐसा लगता है सीढ़ी पे कोई चढ़ के आ रहा है, ऐसा लगता है किसी ने आपको नाम लेके पुकारा है, आप जाते हैं देखते हैं कोई भी नहीं होता, फिर आपको लगता है झूला खुद ब खुद हिल रहा है, फिर आप देखते हैं दरवाज़ा किसने खोला है, फिर आप देखते हैं काला सा साया है कोई गुजरा है। वो तमाम चीज़ें जो अभी तक इनकी आंखों के सामने आ चुकी थी, तो वो जो वाक़यात बयान कर रही थी वो इससे कई गुना ज़्यादा थे जो उन्होंने उस घर में महसूस किए थे। उन्होंने उसको बताया नहीं था, अभी आने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पूछा था अपनी फुफुओं से कि आपको कभी कुछ महसूस हुआ है। उन्होंने कहा नहीं। और इनके घर में अभी जैसे ही पहुंचे तो उनको कैसे पता लग गया, इसका मतलब है उनके साथ भी वहाँ ऐसा ही होता था। सीढ़ियों से कोई चलता हुआ आता था, आवाज़ पैदा होती थी, पाँव घसीटने की आवाज़, बुलाने की आवाज़,
किसने आपका नाम पुकारा है, वो सब कुछ वहाँ उनके साथ होता रहता था। उन्होंने कहा तो कुछ भी तुमने महसूस किया है वो सब सच है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है? तुम्हें नहीं महसूस हुआ? तो वो दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने, और उसने कहा हुआ है। उन्होंने कहा खिड़की पे सीढ़ी पे चलने की आवाज़ आती थी? उन्होंने कहा हाँ क्लियर, ऐसे लगता था पुप्पो या कोई ऊपर की तरफ आ रहा है, जाके देखते थे कोई नहीं होता था। तुम्हारे नाम से भी पुकारा गया होगा? उन्होंने कहा हाँ नाम से भी पुकारा गया। नीचे बड़ी बहन बोली नीचे जब भी देखा था कोई नहीं था। तो उसने कहा यही कुछ हमारे साथ होता था। तो कहते मेरी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा डर गई, वो छोटे दिल की मालिक थी, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। और मैंने जब उनको ये भी वाक़या सुना दिया कि नीचे झूला हिल रहा था और मैंने रात को सोए हुए एक शैडो को भी देखा था, तो मेरी बहन की और ही जान निकल गई। बड़ी बहन तो डर गई कि अब हमने जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना, यहाँ पे नहीं रहना। भाई का जो नाम पुकारा गया था वो बात मैंने नहीं बताई। हम लोग कुछ दिन वहाँ पे रहे और उसके बाद हम वहाँ पे आ गए। वो कहते हैं उस घर में क्या चीज़ थी हमें नहीं पता, लेकिन जब हम वापस आए तो ऐसा ज़िंदगी में महसूस होता है। उसके बाद फिर हमारे हालात ऐसे तब्दील हुए, ऐसे बुरे तब्दील हुए कि जो हम खुशहाली में थे, तरक्की कर रहे थे, सब कुछ था हमारे पास, उस घर से आने के बाद ऐसा हुआ कि हमारा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म होता गया। इतना कुछ हमारे साथ होता गया, सब कुछ होता गया कि हमें समझ ही नहीं आई क्या हुआ। कारोबार था, बिज़नेस था, ये था वो था। वालिद साहब की जब डेथ हुई भाई ने संभाला, तो वो जो होता है हमारे यहाँ चाचा ताया फलां फलां होते हैं, वो कब्ज़ा कर लेते हैं। जब भाई आप मतलब आपका बाप ज़िंदा है तो उसके साथ तो उनका सलूक ठीक है, पार्टनरशिप चल रही है, और जैसे वो अल्लाह को प्यारा हुआ तो अगले सारा कुछ संभाल लेते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, सारी ज़मीनें शमीनें सारा कुछ कारोबार वगैरह सारा उन्होंने संभाल लिया। इन्होंने बहुत स्ट्रगल की। तो इन्होंने मुझे पहले भी अपनी तस्वीरें भेजी हुई थी और मैंने इनको देख के वॉइस मैसेज कर दिया था। उन्होंने सवाल पूछा था अपने भाई की और किसी तस्वीर भेजी हुई थी, लेकिन आज जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी है तो उसके बाद फिर से मैंने उनको क्लियर मैसेज किया, मेरी बहन आपके भाई के साथ, आप सुन भी रही होंगी फ़रहीन, आपका ओरिजिनल नाम है फ़रहीन, आपके भाई के साथ मैंने आपको वॉइस मैसेज भी किया शदीद, बल्कि मैंने आपको वॉइस मैसेज कर दिया। आप शायद यहाँ ना सुनना चाहें, लेकिन लोगों को कहानी सुनाइए आपकी तो उनको भी पता हो कि आपके भाई के साथ भी वो चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी जो थी वो असल में नेगेटिव एनर्जी थी, वो पॉजिटिव नहीं थी। वो औरत जिसने आगे अब्बास कहा था, अब्बास का ही नाम लिया था, तो अब्बास की जो मैंने तस्वीर देखी है, अब्बास के साथ बहुत शदीद, जो मैं स्टेज कहता होता हूँ, शदीद नेगेटिव एनर्जी अब्बास के साथ अटैच हो चुकी है। और जितना जल्दी हो सके उसका तोड़ करना होगा। सबसे पहले किसको? अब्बास को। अब्बास दिल का बहुत अच्छा है, लविंग है, केयरिंग है, हर अच्छी बात जो होनी चाहिए उस बच्चे के अंदर है, हर ज़बरदस्त बात जो उसके अंदर होनी चाहिए वो उसके अंदर है। लेकिन उसके बावजूद उसका कोई भी काम नहीं हो रहा, हर काम में रुकावट आ रही है। तो उसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, जिस नेगेटिव एनर्जी ने उस घर में उसका नाम पुकारा था अब्बास। आपने उसका हाथ पकड़ लिया था और पढ़ती रही थी, तो उस वक्त तो वो चली गई थी, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ फिर अटैच होके आज तक उसके साथ अटैच है, जिसकी वजह से उसका कोई भी काम नहीं होने दे रही। क्योंकि मैंने आपको कहा मैं आपको डिटेल से चेक करके बताता हूँ, तो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। तो ये जो आपने कहानी सुनाई है ना, उसके साथ वो जो एनर्जी है अभी भी अटैच है, आपके साथ है, कम है, आपके साथ भी है, लेकिन भाई के साथ तो बहुत खौफनाक हद तक है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं, जब भी इस तरह के आपके साथ नेगेटिव एनर्जी हो, तो मैंने आपको बताया हुआ सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा करें, लगातार करें, 2.5 महीने तक रिजल्ट आना, 2 से 2.5 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने एक बात मुझसे जो पूछी हुई है, जब आप कहानी सुनाते हैं, क्या हम आपकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे साथ भी कभी इस तरह का मसला हो सकता है? नहीं, आपके साथ क्यों होगा? हॉरर मूवी देखने के बाद इसका मतलब है आपके साथ भी बुरा होगा? नहीं, ये एक सब्जेक्ट है, हॉरर भी बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। हर इंसान के साथ, ये फ़रहीन के अल्फाज हैं, बड़े अच्छे उन्होंने जुमला बोला कि हर इंसान के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है, हर इंसान के साथ कोई ना कोई ज़िंदगी में वाक़या हुआ होता है। कहानी वही लोग सुनते हैं जिनके अपनी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई वाक़या गुजरा होता है। तो जितने लोगों ने मेरी कहानियाँ सुनी हैं, 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार लोग जो सुनते हैं, फिर उनमें से वो लोग अपनी कहानी भी भेजते हैं, क्योंकि उनके साथ भी ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह का वाक़या हुआ होता है। मेरी अपनी ज़िंदगी भरी पड़ी है, मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, रात को 2-2, 3-3 बजे उठ के मैं चला जाता हूँ, चलो यार कुछ खेल रहे होंगे किसी के जिनात के बच्चे, मैं भी वहाँ पे कुछ चक्कर लगा लूँगा, राउंड लगा लूँगा। आखिरी बात इस स्टोरी में जो मैं आपको कह के जा रहा हूँ, बहुत कीमती बात कह के जा रहा हूँ, जिनात से कभी डरना नहीं है, तो है, हम क्या करें?
कभी कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। इनसे जितना डरेंगे ये आपको उतना डराएंगे, आप जितना बहादुर हो जाएंगे ये आपसे उतना भाग जाएंगे। मैंने राज जो शुरू किया या स्टोरी सुनाता हूँ डराने के लिए नहीं, बहादुर बनाने के लिए। आप लोग बहादुर बन जाएं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये चीज़ आपके करीब नहीं आएगी। है अल्लाह की मखलूक है तो होती रहे। अल्लाह ने जब पर्दा डाल दिया वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, और मेरी एक इससे फील्ड भी है, तो मेरा एक और टॉपिक है। लेकिन कहानी आप सुन सकते हैं, जितना दिल करे आप कहानियाँ सुन सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपका दिल और मजबूत होगा। कहानी इसलिए एक थेरेपी है, दिमाग की एक्सरसाइज है। इन्होंने, फरहीन ने शुरू में लिखा कि मैं जब आपकी कहानी सुनने के लिए रोज़ आपकी कहानी सुनती हूँ, इसलिए कि जब आपकी कहानी सुनती हूँ तो सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। फिर अगले दिन उठ के जहाँ ख़त्म की होती है, जहाँ तक याद होती है, वहाँ से सुनना शुरू करती हूँ। मैं खुद जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं किसी की कहानी नहीं सुनता, मैं अपनी कहानी लगा लेता हूँ और उसको इस अंदाज़ में इंजॉय करने की कोशिश करता हूँ कि कोई सुना रहा है, मैं नहीं, कोई सुना रहा है, मैं भी उसकी कहानी सुनूँ। उसकी कहानी सुनता हूँ, उसके बाद मुझे भी नींद आ जाती है। अच्छी चीज़ है। नींद नहीं आ रही, आप कहानी लगाएं, आपको नींद आ जाएगी। या कहानी सुनने से माइंड फ्रेश होता है। आम बंदा कहानी नहीं सुनेगा, वो बंदा कहानी सुनेगा जो मैं कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी सुनने के बाद अगर उसके साथ बुरा हो रहा है या ज़िंदगी में गलत हो रहा है, जब वो इस तरह की कहानियाँ सुनेगा, मेरे साथ राब्ते में है, प्रोग्राम में भी आते ये होता है, तो सीखने को मिलेगा उसको। फिर वो ऐसा करेगा कि उन नाकामियों को, उन परेशानियों को, उन दुखों को और मुसीबतों को दूर करना शुरू कर देगा और उनसे बचना शुरू कर देगा, और हालात उसके खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, अच्छी चीज़ें हैं, सुना करें। बहुत सारे लोग कहानी सुनते हैं और प्यार करते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो बहुत से लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कहानी को हफ्ते में 4 दिन कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ और हो सकता है आगे मैं ऐसा कर भी दूँ। कहानियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा आई हुई हैं और सबकी ख्वाहिश है कि हमारी कहानी भी शामिल हो, तो हो सकता है शायद मैं ऐसा कर भी दूँ कि 4 कहानियाँ कर दूँ ताकि सबकी कहानियों का नंबर आ जाए। जब सबकी कहानियाँ सुना चुकूँगा फिर 3 पे आ जाऊँगा, ताकि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं हमारी कहानी क्यों नहीं आई, तो हो सकता है कि 4 काफ़ी अरसे तक सुनाने के बाद महीना सुना दूँ, 2 महीने 4 महीने सुना के फिर 3 पे आ जाऊँगा कि यार सबकी कहानियाँ शामिल हो गई हैं, बाकी जो मेरे पास नई आ रही हैं वो भी मैं सुना दूँगा। तो आप लोग भी अपनी कहानी मुझसे शेयर कीजिए। आपकी कहानी सुनाऊँगा मैं ज़रूर, आपके साथ गुजरी है, आपकी ज़िंदगी की कहानी है। हर शख्स जो कहानी सुनाता है उसके साथ बीती होती है, आप बीती होती है। तो ये कहानी नहीं है, ज़िंदगी की आप बीती है, किसी न किसी के साथ गुजरी है। तो जब आप सुनाते हैं, नवीन मेरी बहन, मेरी वो अब बहनों की तरह है, नवीन ने जब मुझे कहानी भेजी, मैं रो पड़ा था कहानी को सुन के। पाँव आज भी दुखता है उनका, आज भी पाँव उनका जला हुआ है। भाई जो मुझे प्यार से अब भी मैं कभी बात करता हूँ, मैंने उनको बहन, मेरी बहन है, बहनों की तरह, पाई लागू भाई, पाई लागू। तो उन्होंने मुझे कहा पाई लागू का मतलब होता है पाँव, पाँव पे हाथ रख रही हूँ, पाँव पड़ रही हूँ भाई। मैंने कहा नहीं ऐसे ना कहा करे, मैं भी उनको प्यार से कहता हूँ पाव लागो, पाव लागो बहन जी। उनकी कहानी तो आप बीतियाँ हैं जो सबके साथ गुजरी हैं। इन्होंने कहा मेरी इतनी ज़िंदगी में कहानियाँ कि मैं चाहूँ तो इस पर किताब लिख सकती हूँ। तो आप मुझे भेजिए, आगे भी भेजिए फरहीन, आपकी जितनी कहानियाँ होंगी मैं इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा, OCS का, ऑफ कैमरा स्टोरी का। बाकी लोग भी जो कहानियाँ भेज चुके हैं, आपकी और भी कहानियाँ, आपके साथ और भी वाक़यात हैं, तो आप मुझे सेंड कीजिए आपके सारे वाक़यात। इंशाल्लाह मैं ऑफ कैमरा स्टोरी का, जिसका शॉर्ट वर्ड है OCS का, मैं हिस्सा बनाऊँगा। लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वॉइस मैसेज में कहानी जब आप सुना सकें तो आखिरी एक 15 से 30 सेकंड का छोटा सा मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टोरी के हवाले से आप चाहते हैं मैं आपका ये वाली आवाज़ जो है प्रोग्राम में शामिल करूं, तो आप छोटा सा एक मैसेज कर दीजिए 15-20 सेकंड का, यानी कहानी का मैसेज सेंड करने के बाद एक और छोटी सी वॉइस मैसेज भेजिए, मैं उसको शामिल कर दूंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए STORY, स्टोरी, या उर्दू में लिखें सीन टे वाओ रे छोटी है, स्टोरी उर्दू में लिख दें, या STORY इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखना है, ताकि इसको फिर प्रोग्राम का मैं हिस्सा बनाऊंगा। अगर स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं इसको प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकूंगा। और भेजना किस पे, वही वाला नंबर जो आप सबको अब तक तो याद हो चुका होगा, +92 पाकिस्तान का कोड है, +92 313 665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 665550। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।